स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर 3 है, सत्ता के नए केंद्र। इस चैप्टर के दोस्तों हम 6 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो इस चैप्टर से दोस्तों सबसे पहले हमारा प्रश्न बनेगा 6 मार्क्स का यूरोपीय संघ से संबंधित। ठीक है, किससे संबंधित? यूरोपीय संघ से संबंधित। तो देखिए प्रश्न क्या है, यूरोपीय संघ की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यानी कि यूरोपीय संघ की आपको आर्थिक, सैनिक, सामाजिक, राजनीतिक जो विशेषताएं हैं उसका आपको यहाँ पे वर्णन करना होगा 6 मार्क्स में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे यूरोपीय संघ की आर्थिक विशेषताओं के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? यूरोपीय संघ की आर्थिक विशेषताओं के बारे में। तो देखिए पहला पॉइंट, यूरोपीय संघ का सकल घरेलू उत्पाद लगभग 12,000 अरब डॉलर से भी ज़्यादा था। जब इसका निर्माण हुआ था उस समय इसका सकल घरेलू उत्पाद लगभग 12,000 अरब डॉलर से भी ज़्यादा था। वहीं विश्व व्यापार में इसकी लगभग 22% भागीदारी भी मानी जाती है। और वहीं वैश्विक व्यापार पे अगर हम बात करें विश्व व्यापार में, तो यूरोपीय संघ जो है वो अमेरिका से 3 गुना अधिक योगदान देता है। यानी कि विश्व व्यापार में यूरोपीय संघ का अमेरिका से 3 गुना अधिक योगदान रहा है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है, यूरोपीय देशों के द्वारा, जो यूरोपीय देश हैं इन्होंने साझा कृषि नीति को अपनाया है। कौन सी नीति? साझा कृषि नीति को अपनाया है, जिससे वहाँ का जो खाद्यान्न संकट मतलब खाद्यान्न था वो संपन्न हो गया और अकाल की स्थिति पूरी तरीके से खत्म हो गई। यानी कि खाद्यान्न संपन्न यूरोपीय संघ बन गया। किससे? साझा कृषि की नीति को अपनाने से। तो ये यूरोपीय संघ की आर्थिक विशेषताएं थी। अब देखिए यूरोपीय संघ की हम सैनिक विशेषताओं की बात करते हैं। किसकी? यूरोपीय संघ की सैनिक विशेषताएं। तो देखिए पहला पॉइंट है, यूरोपीय संघ के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। ऐसा माना जाता है कि यूरोपीय संघ के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। दूसरा पॉइंट, अंतरिक्ष विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी के मामले में भी यूरोपीय संघ दूसरे नंबर पर आता है। यानी कि अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित, संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित इन मामलों में जो यूरोपीय संघ है वो विश्व में दूसरे नंबर पे आता है। यानी कि इसके पास दूसरे नंबर पर विश्व की ये जो टेक्नोलॉजी है वो है। और इसके 2 सदस्य, कौन से? यूरोपीय संघ के 2 सदस्य, एक ब्रिटेन और एक फ्रांस, इनके पास संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता भी प्राप्त है एवं इन्हें वीटो शक्ति भी प्राप्त है। अब आप इस पॉइंट को, जो तीसरा पॉइंट है, इससे आप इसकी राजनीतिक विशेषताओं में भी लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए यूरोपीय संघ की राजनीतिक विशेषताओं की हम बात करते हैं। एक तो इसके ब्रिटेन और फ्रांस तो हैं ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य, वीटो शक्ति भी प्राप्त है। वहीं यूरोपीय संघ के अन्य जो सदस्य देश हैं वो भी, जैसे IMF है, WTO है, इन ऐसे संगठनों की प्रबल दावेदारी रखते हैं कि उन्हें भी सदस्य बनाया जाए। और वहीं दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि 2 सदस्य ब्रिटेन, फ्रांस हैं, जिनके पास संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता भी प्राप्त है, वीटो शक्ति भी प्राप्त है और इनके पास परमाणु हथियार भी हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप यूरोपीय संघ की राजनीतिक विशेषताएं, यूरोपीय संघ की सैनिक विशेषताएं और यूरोपीय संघ की आर्थिक विशेषताएं लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा यूरोपीय संघ की विशेषताओं के बारे में। पहले हमने आर्थिक विशेषताएं देखी, फिर सैनिक विशेषताएं, फिर राजनीतिक विशेषताएं। अब बात करते हैं आसियान के प्रमुख 3 स्तंभों के बारे में। अगला प्रश्न बनेगा हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आसियान के प्रमुख 3 स्तंभ कौन से हैं? ठीक है, या फिर आसियान के 3 प्रमुख स्तंभों का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आसियान के आर्थिक स्तंभ के बारे में। किसके बारे में? आसियान का जो आर्थिक स्तंभ है इसके बारे में। पॉइंट फर्स्ट देखिए, आसियान संगठन की स्थापना के बाद, यानी कि आसियान संगठन की जब स्थापना होगी उसके बाद बैंकॉक सम्मेलन जो हुआ था उसमें दक्षिण पूर्व एशिया के देशों ने, किसने? दक्षिण पूर्व एशिया के देशों ने अपने क्षेत्रों को, जो आसियान में सम्मिलित थे, मुक्त व्यापार घोषित कर दिया। यानी कि आप व्यापार कर सकते हैं, कोई भी किसी भी वस्तु पर टैक्स नहीं लिया जाएगा। दूसरा पॉइंट है, विश्व को सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ संबंध होने। यानी कि आसियान जो है इसका संबंध जो है विश्व की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ में है। वहीं आर्थिक सहयोग की नीति को अपनाकर सूचना तथा तकनीक का आदान प्रदान करते हैं। यानी कि आसियान के जो देश हैं, सदस्य देश हैं, ये आर्थिक सहयोग की नीति को अपनाकर सूचना का और तकनीकी का आदान प्रदान करते हैं। इससे ही आसियान का आर्थिक स्तंभ कहा जाता है। ठीक है, तो ये हुआ आसियान का आर्थिक स्तंभ। अब देखिए सैनिक स्तंभ, आसियान के सैनिक स्तंभ के बारे में बात करते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट है आसियान के
जो सैनिक स्तंभ है उसके बारे में पहले अंडरलाइन करते हैं कि आसियान में सम्मिलित देशों के बीच वाद विवादों को सुलझाने के लिए आसियान के सैनिक स्तंभ की स्थापना की गई। आसियान में सम्मिलित देशों के बीच शांति, सहयोग एवं भावनात्मक प्रक्रिया को बढ़ावा देना, यानी कि आसियान का जो सैनिक स्तंभ है ये क्या होता है, इसके तहत आसियान में सम्मिलित जो देश हैं ये अपने देशों के बीच में शांति, सहयोग एवं भावनात्मक प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, जैसे 1980 के दशक में जो लाओस और कंबोडिया है इसमें लोकतंत्र की स्थापना आसियान के देशों ने ही मिलकर की थी। 1980 के दशक में क्या हुआ था, जो लाओस और कंबोडिया है जो कि आसियान के सदस्य देश बने थे बाद में, इन दोनों में आसियान के सदस्य देशों ने ही मिलकर लोकतंत्र की स्थापना की थी। ठीक है, लास्ट पॉइंट है कि आसियान के सदस्य देशों के कारण, यानी कि आसियान के जो सदस्य देश हैं इन्हीं के कारण 2017 में म्यांमार में सैनिक शासन की समाप्ति करके लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। कब? 2017 में म्यांमार में जो सैनिक शासन था उसको समाप्त करके लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा? आसियान के सदस्य देशों के द्वारा। ठीक है, तो आसियान का सैनिक स्तंभ आप इस तरह से लिख सकते हैं, 3 से 4 पॉइंट। अब बात करते हैं आसियान के सांस्कृतिक स्तंभ की। ये तो बहुत छोटा ही है। ठीक है, और ये 2 पॉइंट नहीं बल्कि एक ही पॉइंट है। देखिए कैसे, आसियान में सम्मिलित सभी देशों की संस्कृति को बढ़ावा देना। सभी देश एक दूसरे की संस्कृति का मान सम्मान करेंगे, कभी भी संस्कृति को लेकर आपस में कोई विवाद नहीं होगा। यानी कि आसियान का सांस्कृतिक स्तंभ बस इतना सा है कि आसियान में सम्मिलित सभी देश एक दूसरे की संस्कृति का सम्मान करेंगे, उसको बढ़ावा देंगे, किसी की संस्कृति को गलत नहीं कहेंगे और हर एक देश की संस्कृति का सम्मान करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आसियान के प्रमुख 3 स्तंभों का वर्णन कीजिए। पहले हमने देखा आसियान के आर्थिक स्तंभ के बारे में, फिर हमने आसियान के सैनिक स्तंभ के बारे में बात की, फिर हमने आसियान के सांस्कृतिक स्तंभ के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इस चैप्टर के सबसे आखिरी प्रश्न की और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न की, जिसमें से आपके 4 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, 6 मार्क्स के प्रश्न आने ही आने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए प्रश्न इस तरह से पूछा जाएगा कि चीन के द्वारा अपनाई गई उदारवादी अर्थव्यवस्था के नकारात्मक एवं सकारात्मक पहलुओं का वर्णन कीजिए, परिणामों का वर्णन कीजिए। वहीं अलग तरह से पूछा जाएगा कि चीन के द्वारा अपनाई गई उदारवादी अर्थव्यवस्था काफ़ी हद तक चीन के विकास में कामयाब रही, लेकिन इस व्यवस्था ने चीन को काफ़ी कमज़ोर भी कर दिया था। कैसे? वहीं अलग तरीके से पूछा जा सकता है कि चीन विश्व की एक बहुत बड़ी महाशक्ति है, आप यह किस प्रकार से कह सकते हैं? ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे चीन के द्वारा अपनाई गई उदारवादी अर्थव्यवस्था के नकारात्मक परिणाम। तो नकारात्मक परिणाम में सबसे पहले है बेरोजगारी में वृद्धि। सबसे पहला पॉइंट है बेरोजगारी में वृद्धि। चीन के आर्थिक विकास के साथ साथ, यानी कि चीन ने जो उदारवादी मॉडल अपनाया था इससे चीन का आर्थिक विकास तो हुआ, लेकिन साथ ही साथ बेरोजगारी में वृद्धि हुई। और जैसे 2010 के आंकड़ों के अनुसार, यानी कि 2010 के आंकड़ों से हमें ये पता चलता है कि चीन की लगभग 12% आबादी अत्यधिक गरीबी में जी रही थी। ठीक है, वहीं अगला पॉइंट है आर्थिक असमानता। विदेशी कंपनियों के आने की वजह से क्या हुआ कि जो कुटीर उद्योग थे, छोटे छोटे उद्योग थे, ये पूरी तरीके से खत्म हो गए और इसका फायदा मात्र व्यापारी एवं धनी वर्ग को ही हुआ। इससे क्या हुआ कि समाज में आर्थिक असमानता हो गई, गरीब और गरीब होते चले गए, अमीर और अमीर होते चले गए। ठीक है, यानी कि चीन के द्वारा जो उदारवादी मॉडल अपनाया गया इससे वहाँ पे आर्थिक असमानता में बहुत बढ़ोतरी मिली थी। ठीक है, अब है मतलब कि नकारात्मक परिणाम में आखिरी पॉइंट है पर्यावरण एवं भ्रष्टाचार की समस्या है, यानी कि पर्यावरण एवं भ्रष्टाचार की समस्या। उद्योगों की स्थापना के कारण पर्यावरण तो अधिक प्रदूषित हुआ ही, साथ ही साथ इसका जो प्रभाव था वो राजनीतिक लोगों पर भी पड़ा, जिसकी वजह से भ्रष्टाचार और बढ़ता चला गया। यानी कि क्या हुआ कि जो उद्योग थे इनकी अधिक स्थापना की वजह से पर्यावरण जो था वो अधिक दूषित हो जा रहा था। तो इसी दूषित होने की वजह से जो सरकार थी उस पर भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा और भ्रष्टाचार बढ़ा, ऐसे कि मतलब पर्यावरण को सही करने के लिए बहुत सारे पैसे वगैरह दिए जाते होंगे तो ये अपने पास ही रख लेते होंगे, कोई कानून वगैरह नहीं बनाते होंगे, तो ऐसे में भ्रष्टाचार जो था वो और बढ़ता चला गया। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन हमारे तीसरे का पहला पार्ट, चीन द्वारा अपनाई गई उदारवादी अर्थव्यवस्था के नकारात्मक परिणाम। पहला है बेरोजगारी में वृद्धि, दूसरा है आर्थिक असमानता, तीसरा है पर्यावरण एवं भ्रष्टाचार।
अब हम बात करते हैं चीन के द्वारा अपनाई गई उदारवादी अर्थव्यवस्था के सकारात्मक परिणाम, या फिर इस तरह से कि चीन वैश्विक स्तर पर एक महाशक्ति है, आप ये कैसे कह सकते हैं। ठीक है, तो अलग से भी 6 मार्क्स में ये बन सकता है और 4 मार्क्स में भी। तो देखिए आंसर, चीन की अर्थव्यवस्था उदारीकरण के बाद बहुत तेजी से मजबूत होती गई, यानी कि जब से चीन ने उदारीकरण की नीति अपनाई तब से उसकी अर्थव्यवस्था काफ़ी मजबूत होती चली गई। चीन जो है वो एशिया का सबसे बड़ा व्यापारी देश भी माना जाता है, और चीन की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी दूसरी अर्थव्यवस्था मानी जाती है। यानी चीन एशिया का तो सबसे बड़ा व्यापारी देश है ही, साथ ही साथ चीन की जो अर्थव्यवस्था है वो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था मानी जाती है। ठीक है, वहीं अगला पॉइंट है कि लगभग 80% विश्व में लगभग 80% जो इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है वो अकेले चीन के द्वारा ही निर्यात किया जाता है, यानी कि चीन में बनाया जाता है और उसे निर्यात किया जाता है, बाकी देशों में भेजा जाता है। और चीन दुनिया का सबसे बड़ा इस्पात और सीमेंट का उत्पादक देश है, यानी कि वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक इस्पात और सीमेंट का उत्पादक जो होता है वो चीन में ही होता है, और निर्यात भी। छठा पॉइंट है, दुनिया के बड़े बड़े संगठन, यानी कि दुनिया के बड़े बड़े संगठन जैसे G8, G20, WTO सुरक्षा परिषद की इसे स्थायी सदस्यता भी प्राप्त है। ठीक है, वही क्वेश्चन पॉइंट 7 है, और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जिस प्रकार से चीन वर्तमान समय में विकास कर रहा है, अगर विकास की रफ्तार यही रही तो आने वाले 2040 तक, यानी कि आने वाले 19-20 सालों में चीन अमेरिका को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर एक महाशक्ति बन के उभरेगा। ठीक है, वहीं लास्ट पॉइंट बचता है 8वां, कि चीन के द्वारा जब से अपने बाजारों को विदेशी व्यापारियों के लिए खोला गया है तब से उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निवेश करने का मौका मिला है, और चीन ने इसका लाभ उठाते हुए वैश्विक स्तर पर अपने व्यापार को और अधिक बढ़ाया है। यानी कि जब से चीन ने विदेशी कंपनियों के लिए अपने बाजारों को खोला है तब से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे मुद्रा प्राप्त हुई है, जिससे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करने लगा और मुनाफा कमाने लगा और अपने व्यापार को अधिक बढ़ाने लगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट थे चीन द्वारा अपनाई गई उदारवादी अर्थव्यवस्था के सकारात्मक परिणाम कह लीजिए, या फिर चीन एक महाशक्ति, या फिर चीन की विशेषताओं के बारे में बताइए, उसका आंसर। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से हमारी आज की ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ। हम मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में अगले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।